श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 288 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। डांस करते हुए आशी क्रिश के सीने से लग गई। आशी अपनी आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह कंट्रोल नहीं कर पाई और अचानक की फूट कर रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर क्रिश उसके चेहरे को अपने सीने से निकाल कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो फायरफ्लाई, कोई प्रॉब्लम है? बोलो, अगर है तो मुझे बताओ। और क्रिश के सवाल को सुनकर आशी ने रोते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, आज मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है। काश मैं इतनी बदकिस्मत ना होती कि जिसे भी मैं चाहूँ वह मुझसे दूर हो जाता। और आशी की इस बात को सुनकर क्रिश उसकी तरफ देखने लगा। दोस्तों, इस वक्त को याद रखेगी, यह आगे के चैप्टर में कहानी को समझने में आपको काम आएगा। रात का वक्त। समर अपनी क्लासेस और ट्रेनिंग करके अपने कमरे में वापस आया और थका हारा वह अचानक ही बिस्तर पर गिर गया कि तभी उसकी नज़र उसके कमरे में एक बॉक्स और बॉक्स के ऊपर एक लेटर पर गई। ये देखकर समर थोड़ा कंफ्यूज हुआ क्योंकि उसे याद था कि यह बॉक्स उसने तो नहीं रखा। अब समर ने उसे बॉक्स और लेटर को उठाकर पढ़ा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब समर तुरंत ही हड़बड़ाते हुए तेज कदमों के साथ अपने कमरे से बाहर निकला और बड़ी ही बेचैनी के साथ राहुल के कमरे में गया। उसने राहुल के कमरे का दरवाजा नॉक किया तो राहुल, जो इस वक्त ऐना के साथ बालकनी में बैठे कुछ बातें कर रहा था, राहुल ने जाकर दरवाजा खोला और अपने सामने घबराए हुए समर को देखकर वह थोड़ा कंफ्यूज हुआ। समर, तुम यहाँ क्या बात है? और राहुल के पूछने पर समर ने घबराते हुए कहा, बाबा वह आशी, आप प्लीज मेरे साथ आइए। इतना कहकर समर राहुल का हाथ पकड़कर तुरंत ही एक जगह साइड में ले गया। समर को इतना घबराया हुआ देखकर राहुल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। समर, बताओ ना, बात क्या है? आखिर तुम इतना घबराए हुई क्यों हो? और आशी, क्या हुआ आशी को? बाबा, दरअसल आप पहले ये पढ़िए। कहते हुए समर ने वह लेटर राहुल को दिया और उसे लेटर को पढ़ने के बाद राहुल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। प्यारे बाबा और समर, मैं जानती हूँ ये लेटर जब आप लोगों को मिलेगा आप लोगों को मुझ पर बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन आई एम सॉरी बाबा, अब मुझे ये करना होगा। आई एम सॉरी, मैंने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन अब वक्त आ गया है जब सारे राज से पर्दा उठ जाए और इसकी शुरुआत में करने जा रही हूँ। मैं नहीं जानती आगे क्या होने वाला है। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और शायद यह मेरा आप लोगों को आखिरी गुड बाय होगा और यहाँ से अब मेरा सफर शुरू होता है। थैंक यू लास्ट टाइम, आपकी आशी। और इस लेटर को पढ़कर राहुल पूरी तरह हैरान था कि तभी समर ने घबराते हुए कहा, बाबा इस लेटर का क्या मतलब है? कहीं आशी कुछ वह अचानक कोई भी फैसला कैसे ले सकती है? बाबा अब हम क्या करें? हमें उसे रोकना होगा, कहीं वह कोई गलत कदम ना उठा ले। और समर की बात सुनकर राहुल उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ समर, वह क्या करने वाली है हमें नहीं पता, लेकिन सबसे पहले तुम उससे कनेक्ट करो, मैं उससे बात करता हूँ। जी बाबा। इतना कहकर समर तुरंत ही अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के पास गया। वह अपने लैपटॉप को एक्टिव करते हुए कुछ ट्रांसमीटर के मदद से आशी को मैसेज करने की कोशिश करने लगा। वही राहुल आशी का फोन लगाने लगा लेकिन आशी का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था कि तभी राहुल परेशान होते हुए समर से बोला, ओह नो, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। समर, तुम उससे कनेक्ट हुए? और यह सुनकर समय फ्रस्ट्रेटेड होकर कानों से हेडफोन निकालकर टेबल पर पटकते हुए बोला, नहीं बाबा, उस लड़की ने ट्रांसमीटर भी डीएक्टिवेट कर दिया है, यानी कि वह फैसला कर चुकी है, हम उसे रोक नहीं सकते। अब राहुल परेशान होते हुए बोला, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है और वह क्या करने वाली है, लेकिन जो भी करेगी जरूर कोई धमाका करेगी। वहीं दूसरी तरफ क्रिश और आशी रात लगभग 11 o'clock बजे अपने कमरे में सोए हुए थे कि तभी क्रिश को किसी की कॉल आई और वह धीरे से अपनी जगह से उठकर बालकनी की तरफ जाकर बातें करने लगा। थोड़ी ही देर में वह एक नज़र आशी को देखकर कमरे से बाहर निकल गया। क्रिश के जाने के तुरंत बाद ही आशी ने भी अपनी आंखें खोली और वह अपनी घड़ी में लगे हुए ट्रांसमीटर के जरिए क्रिश को फॉलो करते हुए उसके पीछे निकल गई। यह क्रिश उसे विल से थोड़ी ही दूर जंगल में किसी ब्लैक हुडी पहने आदमी से बात कर रहा था, जिसे आशी भी पीछे छुपकर देख रही थी कि तभी अचानक ही वहां क्रिश के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया और
क्योंकि क्रिश यहाँ अकेले आया था, वह उन लोगों से फाइटिंग करने लगा। वह ब्लैक हुडी वाला आदमी वहां से तुरंत ही भाग गया। क्रिश को अकेले इतने सारे लोगों के साथ फाइटिंग करते हुए देखकर ऐसी भी खुद को रोक नहीं पाई और अचानक ही वह अपने हाथों में दोबारा अपने बाघ पंजे को पहनकर और दूसरे हाथ में एक खंजर लिए वह तेजी से एक किलिंग मशीन की तरह सभी लोगों को एक के बाद एक ढेर करती जा रही थी। उसकी मूवी इतनी फास्ट थी कि उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था कि तभी क्रिश भी यह नज़ारा देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आशी कुछ ऐसी मूव्स चल रही थी जिसे क्रिश ने कभी उसे सिखाया ही नहीं था। वह दौड़ते हुए अचानक ही एक पेड़ पर चढ़ती और वहां से तुरंत ही दूसरे इंसान पर उछलकर अपने खंजर को उस इंसान के गले के आर पार कर देती और जब तक दूसरा इंसान इस बात को समझता या अलर्ट होता, आशी उसे भी खत्म कर देती। वह मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर रही थी, लेकिन क्रिश ये देखकर हैरान था कि वह जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी वह टेक्निक काफी रेयर थी। यह टेक्निक इतनी स्पेशल थी कि यह एक ब्लड लाइन को ही मिलती थी, यानी इसे कोई भी गुरु अपने शिष्यों को नहीं बल्कि अपने बच्चों को दे सकता था। ये टेक्निक लगभग दुनिया से खत्म होने वाली है और मुश्किल से सिर्फ दुनिया में 10 लोगों के पास ही यह टेक्निक है। यहाँ तक कि यह टेक्निक क्रिश के पास भी नहीं है, क्योंकि लोग ये तक नहीं जानते कि इस टेक्निक को सीखने वाला इंसान आज तक कहाँ और किस रूप में है। इसे हर वक्त इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था जब तक बहुत जरूरी ना हो, और आशी के पास ये तकनीक होने का मतलब है कि उसका गुरु बहुत ही ज्यादा महान था। और आशी भी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वह एक किलिंग मशीन है। इस वक्त आशी के हाथ में जो बाघ पंजा था उसे पकड़ने का स्टाइल काफी स्पेशल था, क्योंकि इसे आमतौर पर उंगलियों में पहना जाता था, लेकिन आशी ने इसे सिर्फ अपनी छोटी उंगली और हथेली से पकड़ा था। वह बिल्कुल एक बिल्ली की तरह लड़ रही थी जो पेड़ पर छिपकली की तरह चिपक जाती थी, और आंखों से वह किसी घायल शेरनी की तरह लग रही थी। उसकी मास्क से झांकते हुए आंखों को देखकर ही कोई डर के मारे पेंट गीली कर सकता था। क्रिश अपनी ही जगह पर जमकर हैरानी से आशी को देख रहा था। कुछ पल के लिए वह फाइटिंग करना ही भूल गया था कि तभी एक गुंडा इस बात का फायदा उठाकर क्रिश के सीने पर खंजर से वार करने ही वाला था कि तभी आशी जंगल में पड़ी हुई एक लकड़ी से अपना निशाना बनाकर उसे भाले की तरह उसकी तरफ फेंकती है, और अगले दिन वह लकड़ी के खोपड़ी के बिल्कुल सेंटर में ही आर पार हो जाता है। कुछ ही सेकंड में आशी ने वहां लगभग 56 लोगों को मारकर मौत की नींद सुला दिया था, और अब पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया था। उसे अगर किलिंग मशीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसके मारने का तरीका सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वह एक ही वार में इंसान के गले की हड्डी तोड़ देती थी। इस वक्त आशी ने ब्लैक पैंट शर्ट और हुडी पहन रखी, इसके साथ ही उसके चेहरे पर एक डेविल मास्क था। अब क्रिश अपनी जगह पर हैरानी से जमे हुए आशी की तरफ गहरी नीली आंखों से घूरते हुए बोला, तो फाइनली तुम यहाँ आ ही गए पी, या कुछ और ही कहूँ तुम्हें। आशी सामने आओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। और क्रिश की बात सुनकर आशी चुपचाप अपना मास्क निकाल देती है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वह बिना कुछ बोले क्रिश को देख रही थी। अब अपनी सच्चाई अपने मुंह से कहोगी या इस बार भी कुछ झूठ बोलना है? मैंने तुम्हें क्या सोचा था और तुम क्या निकली कब से दे रही हो ये धोखा मुझे, और इसके पीछे की वजह जान सकता हूँ मैं। जब तुम पहले ही इतनी अच्छी फाइटर थी तो यह मासूम बनने का ढोंग क्यों? कम ऑन आंसर मी, कम ऑन टेल मी, आंसर मी डैम। कहते हुए क्रिश अचानक ही चीख पड़ा। इस वक्त उसकी आंखों में आशी के लिए प्यार नहीं बल्कि कई सवाल थे। गुस्सा था, लेकिन उसके चेहरे के इन एक्सप्रेशन को देखकर आशी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई, और वह अपनी काली आंखों से क्रिश को घूरते हुए बोली, क्या हुआ? मुझे इस तरह देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? साइको शॉक लगा। ओह, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरा राज ही कुछ ऐसा है कि जानने वाले को शौक ही लगता है। और सबसे स्पेशल बात क्या है मालूम है? मेरी सच्चाई जाने वाले समर के बाद तुम पहले इंसान हो। इनफैक्ट तुम्हें तो खुद पर प्राउड होना चाहिए। तुम्हारी वाइफ इतनी अच्छी फाइटर है, आखिर तुम ही तो चाहते थे कि मैं बहुत पावरफुल बानो मेच्योर बनूं, ताकि तुम्हारे साथ मैं उस पोजीशन को हासिल कर सकूं जो तुम्हें और मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर बन सकता है। लेकिन तुम्हारे चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई मुझे इस तरह देखकर। कम ऑन साइको, डोंट बिहेव लाइक अ किड, इट्स नॉट अ बिग डील, ये दैट्स ट्रू, आई एम अ डेविल प्रिंसेस एंड आई एम पी। तुम्हें क्या लगा मैं वह मासूम सी इडियट सी तुम्हारी फायरफ्लाई हूँ जिसे दुनिया की कोई नॉलेज नहीं, जो
सिर्फ तुम पर डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। साइको माना कि तुम बहुत अच्छे हो, मैच्योर हूँ, लेकिन मैं भी नादान नहीं। चलो अच्छा ही हुआ, अब जबकि तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है तो अब मुझे तुम्हारे सामने ये मासूम सा चेहरा बनाकर घूमने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं यह नाटक कर करके परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ यू नो, बल्कि मैं जो हूँ वह तुमने आज देख ही लिया है। तो बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा ये रूप? तुम्हें तो खुशी हो रही होगी, क्योंकि तुम ही तो चाहते थे कि मैं हमेशा ऐसी रहूं। तो देखो मैं बन गई, इनफैक्ट मैं शुरू से थी। सो गिव मी अ बिग स्माइल। साइको कहते हुए आशी की वॉइस काफी मैग्नेटिक और सार्कास्टिक थी। इस वक्त उसकी आंखों में मासूमियत दूर तक नहीं थी, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा खूंखार और ड्रामेबाज लग रही थी, जैसे मानो वह क्रिश का मजाक उड़ा रही हो। और उसकी इन बातों को सुनकर क्रिश पूरी तरह शॉक था कि तभी क्रिश अचानक ही दहाड़ते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की और इस तरह से बात करने की? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ आंसर मी। क्रिश की आंखों में गुस्सा और तड़प नजर आ रही थी, जिसे देखकर आशी जोर जोर से हंसते हुए बोली, हा हा हा, तुम अब तक नहीं समझे साइको, तुम तो काफी समझदार बनते हो, लेकिन तुम तो इडियट वाली बातें कर रहे हो। डॉन डिटेल मी की तुम्हें नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने ये सब इस वजह से किया जिस वजह से तुम कर रहे हो। हाँ साइको, मैंने ये सब पावर के लिए किया, तुम्हारे पास रहकर, तुम्हारा भरोसा जीतकर, तुमसे शादी करके वह पोजीशन हासिल करने के लिए किया जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। और इतना ही नहीं, ये तो मेरे लिए सिर्फ एक सीधी थी। मुझे तो वह पोजीशन हासिल करनी है जिस पर कभी मेरे डैड बैठा करते थे, एक क्वीन बनकर। मुझे माफिया वर्ल्ड पर हुकूमत करनी है, अपने मॉम डैड और भाई की मौत का बदला लेना है, वह सब हासिल करना है जो विवान खन्ना ने मुझसे छीना है। मेरे पास सेल्फ पावर तो बहुत है, लेकिन सेटल पावर नहीं, एक ऐसी पावर जो मुझे बड़ी ताकत देगी और मैं वह हासिल करूंगी। इसके लिए मैं यहाँ आई थी और उसे तक पहुँचाने का फर्स्ट स्टेप मैंने पार कर लिया तुमसे शादी करके। अब मैं बन चुकी हूँ ड्रैगन क्वीन। फिलहाल तुम्हारे पास जो पैसा है, जो पावर है, जो पोजीशन है, उसके बलबूते पर मैं विवान करना के सामने एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनकर आऊंगी और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे बर्बाद करूंगी, उसे उसका सब कुछ छीन लूंगी, वह पोजीशन, वह पावर फिर मेरी होगी। और तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? इसमें तुम्हारा भी तो फायदा है। अगर मैं डेविल क्वीन बनती हूँ तो तुम भी तो डेविल किंग बनोगे। बोलो कैसा लगा मेरा आइडिया? आशी की इन बातों को सुनकर क्रिश को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि आशी इस तरह से कहेगी। उसने गुस्से से आशी को घूरते हुए कहा, इसका मतलब ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी? वह मासूमियत, वह प्यार का नाटक, सब पैसे, पावर और बदले के लिए? क्या तुमने सचमुच मुझे कभी प्यार नहीं किया फायरफ्लाई? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया और मैं बेवकूफ़ तुम्हें आज तक सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट करता रहा, ये सोचकर कि तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है? लेकिन मैं पूछता हूँ, तुम्हें इतना बड़ा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? तुम यही बात मेरे सामने आकर क्लियर भी तो बोल सकती थी। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? प्यार, हा हा हा, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब कुछ दिल होती है, जरूरत होती है। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मैं मासूम हूँ, तुम्हें लगा कि मैं मासूम हूँ, तुम खुद मेरे पीछे आए। मैं नहीं जानती तुम्हें मेरे अंदर क्या पसंद आया, लेकिन तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई और मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, क्या तुमने मुझे प्यार किया था? मैं जवाब दूं? नहीं साइको, तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। तुम पहले मेरे करीब आए ये सोचकर कि मैं मासूम हूँ, भोली भाली हूँ, तुम जैसे चाहोगे मेरा इस्तेमाल करोगे। फिर तुम मेरे पास आए अपने भाई की लवर समझकर मुझे सिक्योर करने के लिए, लेकिन तुम मेरे चाम में से बच नहीं पाए। और फाइनली जब तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चला कि मैं किसकी बेटी हूँ, तो तुमने मुझसे शादी कर ली। तुम मुझे सच सच बताओ, क्या इसके पीछे रियल वजह मुझसे शादी करके आने वाली पावर नहीं थी? तुम अच्छे से जानते हो एक्स माफिया लीडर ब्लैक डेविल की बेटी होने के नाते मुझे कितनी पावर मिली है, जो वक्त आने पर हम दोनों को हासिल होगी तो ले देकर। तुमने भी तो मेरा इस्तेमाल ही किया था, मुझे कठपुतली की तरह नचाते थे, जैसे चाहते थे वैसे इस्तेमाल करते थे। मैंने भी तुम्हारे हर टॉर्चर को सहा, क्योंकि मुझे भी अपनी जरूरत थी। तुम्हें ऐसा लगा भी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करूंगी। सबसे पहली बात तो मुझे प्यार पर यकीन नहीं, और अगर बाई चांस मुझे किसी से प्यार होता भी तो वह तुम तो नहीं होते। अरे लुक एट योरसेल्फ साइको, कहाँ तुम और कहाँ मैं, हम दोनों का कोई मैच नहीं है। दोनों के बीच का एज डिफरेंस, मेरी जवानी तो सिर्फ
शुरू हुई है, मेरा वक्त शुरू हुआ है और तुम अपनी उम्र के साथ साथ ढलने लगे हो। तुम्हें सचमुच लगता है कि मुझे तुमसे प्यार है तो अच्छा है, यही सोचकर चलो। वैसे भी मैंने कहीं सुना है दिल बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है और इसमें गलत भी नहीं है। देखा जाए तो हम दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। तुम्हें फिजिकल नीड और अट्रैक्शन चाहिए, एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो तुम्हारी टॉर्चर को सहे जो मैंने किया, और मुझे तुमसे एक सेव एनवायरनमेंट, पावर और पोजीशन चाहिए थी जो तुमने मुझे दी। तो डील तो बराबर की हुई ना। कम ऑन, तुम तो मुझे इस तरह देख रहे हो जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। तो बताओ कैसी लगी मेरी प्लानिंग? कहते हुए आशी के चेहरे की इविल स्माइल जा ही नहीं रही थी और उसकी बातों को सुनकर कृष्ण जैसे ठगा सा खड़ा था, जैसे मानो किसी ने उसके अरमानों के साथ खिलवाड़ किया हो। कृष्ण की नीली आंखों में दर्द उतर आया था, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह अगले ही पल झटके से आशी का गला पकड़ लेता है और गुस्से से उसके गले को दबाते हुए बोला, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझसे खिलवाड़ किया। तुम यही बात अगर मुझसे सच कहकर करती तो मुझे तकलीफ नहीं होती। तुमने ऐसा क्यों किया बताओ मुझे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और कृष के गला दबाने पर आशी की सांस अटकने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे क्योंकि उसे भी अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बोली, साइको छोड़ो मुझे, तुम पागल हो क्या? क्या कर रहे हो? ये फीलिंग वाली बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुम भूल रहे हो तुम ड्रैगन किंग हो। माफियाओं के दिल में मोहब्बत की जगह नहीं होती, इमोशन फीलिंग तुम लोगों के लिए नहीं है। दिमाग से काम लो, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं वह पावर हूँ जो तुम्हें किंग बन सकती है। मेरे साथ मिलकर दुनिया पर राज करोगे तुम। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेना है। याद करो अपने मास्टर को, मेरे डैड को। तुमने उन्हें वादा किया था तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तुम मुझे मार नहीं सकते। कहते हुए आशी की आंखें लगभग बंद होने लगी थी। वह कुछ फीट की दूरी पर हवा में उठी हुई थी, उसके दोनों हाथ कृष के हाथों को अपने गले से हटाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि कृष उसके गले को काफी जोर से दबा रहा था। आज पहली बार कृष की नीली आंखों में गुस्से के मारे कुछ नमी आ गई थी क्योंकि आशी ने सचमुच उसके दिल के साथ, उसके अरमानों के साथ खिलवाड़ किया था। मोहब्बत का वह खेल जिसे उसने सच मान लिया था, वह लड़की जिसे उसने बचपन से प्यार किया, जिसको खो देने के बाद वह बरसों तक सोया नहीं था, उसने तो जैसे मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। क्रूएल हार्टलेस मॉन्स्टर बन चुका था वह लड़की, जिसके आने के बाद शायद उसका दिल एक बार फिर से धड़कने लगा था। कृष गुस्से भरी नम नजरों से आशी को घूर रहा था, उसे अपने दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद की तो उसकी बंद आंखों के सामने बचपन का सीन किसी फिल्म की रियल की तरह चल रहा था। जब जब वह आशी का ख्याल रखता था, उस पर अपना हक जताता था, उसके मास्टर अक्षत जिंदल के साथ किया हुआ उसका प्रॉमिस कि वह हमेशा आशी का ख्याल रखेगा। इन सब बातों को याद करते हुए कृष की आंखों से एक बूंद आंसू बहकर उसके गालों पर लुढ़क गए और उसने अगले ही पल अपनी आंखें झटके से खोली और एक झटके में उसने आशी को उठाकर दूर फेंक दिया। आशी, जो कि अब तक बेहोश होने वाली थी, अचानक ही दूर जमीन पर गिरते ही वह जोर जोर से सांस लेने लगी। वह बहुत जोर जोर से खांस रही थी, उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था, उसके गले पर कृष के नाखूनों के निशान बन गए थे और आंखों से आंसू बह रहे थे कि तभी कृष लगभग गुस्से से, लगभग दहाड़ते, चीखते और चिल्लाते हुए बोला, चली जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। तुमने ये बहुत गलत किया फायरफ्लाई, तुमने ये बहुत गलत किया, तुमने मेरे अरमानों के साथ खेला है, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। चली जाओ मेरी जिंदगी से दूर और कभी पलट कर मेरी तरफ मत देखना, वरना मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार दूंगा। कृष इस वक्त पहाड़ की एक ऊंचाई पर खड़ा था। उसने गुस्से से अपने हाथ में से आशी का दिया हुआ रिंग निकाल कर उसे गुस्से से पहाड़ से नीचे फेंक, चिल्लाते हुए आशी से अपना मुंह मोड़कर तेज कदमों के साथ ही जाते हुए बोला, आज के बाद तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, मैं नफरत करता हूँ तुमसे, नफरत, गो टू हेल, गो टू हेल। कहते हुए कृष अपने दर्द भरे दिल को संभालते हुए वहां से चला गया और आशी अपनी दर्द भरी निगाहों से कृष को जाता हुआ देखती रह गई। उसकी आंखें लगभग बंद हो रही थी, वह अपनी बंद हो रही आंखों से हल्के हल्के कृष की परछाइयां को देख रही थी और कुछ ही पल में कृष उसकी नजरों से ओझल हो गया। आशी दर्द में ही अपना हाथ धीरे से ऊपर उठने की कोशिश करती है, लेकिन वह हाथ तुरंत ही जमीन पर गिर गया और आशी अपनी दर्द भरी
लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली। आई एम सॉरी साइको, मुझे ये करना पड़ा, लेकिन अब आगे का सफर मेरा अकेले का है जिसमें मैं तुम्हें लेकर नहीं आ सकती। आई विश कि इस जन्म में ना सही लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिले। इतना कहकर आशी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने दर्द भरी आवाज में एक गाना गाना शुरू कर दिया। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, फिर अगर मुझे तू कभी ना मिले, हमसफर मेरा तू बने ना बने, फसलों से मेरा प्यार होगा ना कम, तू ना होगा कभी अब जुदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तेरे वास्ते कभी मेरा ये प्यार ना होगा कम, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, ना भूल सका मैं तेरी चाहत, इश्क पे कहाँ बस किसी का चले, हो भी जाए मेरी सांसें चाहे खत्म, कम्मा ना होगी कभी ये वफा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तेरे वास्ते कभी मेरा ये प्यार ना होगा कम्मा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सादा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैं जरूरी हूँ तेरी, तू जरूरी है मुझे, मानता हूँ बिन तेरे है अधूरी महफिलें, कम नहीं जश्न से ये अकेलापन मेरा, साथ है रात दिन अब दीवानापन तेरा, दो मुझे ना कभी मुड़ के आवाज तुम, मैं सुनूंगा तुम्हें हर जगह, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तेरे वास्ते कभी मेरा ये प्यार ना होगा काम, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सादा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। और अब वह धीरे धीरे सरक कर एक पेड़ के सहारे जाकर बैठ जाती है। इसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू कह रहे थे, सब कुछ रेत की तरह मेरे हाथों से फिसलता क्यों जाता है, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों, कहते हुए वह अचानक ही बेहोश हो गई। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।